अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। इस चैप्टर में मैटर के तीन स्टेट्स यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों स्टेट्स को हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के मुताबिक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं और एक फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स होती है जो कि अट्रैक्टिव होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स। इस फोर्स की वजह से सॉलिड्स की एक खास शक्ल यानी कि एक खास शेप होती है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से सॉलिड्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज गैसेस और लिक्विड में नहीं होती, इसलिए कि गैसेस और लिक्विड्स में एक तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो वीक होता है और मॉलिक्यूल्स एक खास पोजीशन में फिक्स्ड नहीं होते हैं, तो उसकी महसूस शक्ल नहीं होती, शेप नहीं होती है लिक्विड और गैसेस की। सॉलिड्स में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसकी वजह से उसकी एक खास शेप बनती है। उस शेप की वजह से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इनके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर हम सॉलिड्स मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करें जिसकी वजह से सॉलिड्स मटेरियल्स की शेप चेंज हो जाए और जब फोर्स को रिमूव करें तो सॉलिड्स मटेरियल्स वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं और इस फोर्स को जिसकी वजह से किसी सॉलिड मटेरियल की शेप चेंज होती है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जब किसी सॉलिड मटेरियल्स पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होती है और अप्लाई होने के बाद उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो जब हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है वो ऑब्जेक्ट। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी को हम यूं डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स टू रिटर्न देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये एक प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट है, इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अपनी शेप, अपने साइज दोबारा गेन कर लेता है। इसी तरह जब हम एरो बो से तीर मारते हैं तो हम इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। रबड़ पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से रबड़ की शेप चेंज हो जाती है, यानी कि उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन दोबारा गेन कर लेता है, दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो सॉलिड्स की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होती है। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जब स्ट्रांग होती है तो इस सिचुएशन में हम सॉलिड्स पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर आ जाती है, जिसकी वजह से सॉलिड्स अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल साइज को दोबारा गेन कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक लिमिट को। हर ऑब्जेक्ट, हर सॉलिड मटेरियल्स की एक खास लिमिट होती है जिससे अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को ज्यादा करें तो उस ऑब्जेक्ट की शेप परमानेंट चेंज हो जाती है। तो इस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जैसे कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज होने से उस ऑब्जेक्ट में परमानेंट चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हम
10 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को 10 न्यूटन से इंक्रीज करें तो इस ऑब्जेक्ट की शेप में परमानेंट चेंजेस आ जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट जो है वो 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन जब हम अप्लाई करते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है। लेकिन जब 10 न्यूटन से हम फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो इसमें परमानेंट चेंजेस आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसकी इलास्टिक लिमिट 10 न्यूटन है। तो इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मैक्सिमम लिमिट विद इन विच ए बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इस मैक्सिमम लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, जिससे कोई ऑब्जेक्ट दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ को। इलास्टिसिटी पर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले काम किया है। तो उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको हुक्स लॉ कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड or compressed, the extension or compression is directly proportional to the applied force. जब किसी स्प्रिंग पर हम फोर्स अप्लाई करते हो यानी कि उसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन और एक्सटेंशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी कंप्रेशन होती है और जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी एक्सटेंशन होती है। ये कंप्रेशन और एक्सटेंशन को हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक स्प्रिंग है। ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे कोई फोर्स इस पे अमल नहीं करती, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स इस स्प्रिंग पे अमल नहीं करती और इस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 200 न्यूटन पर मीटर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये 0 न्यूटन है, ये अप्लाइड फोर्स है और ये रिस्टोरिंग फोर्स है। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इस स्प्रिंग में एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से ये स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन पे यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करते हैं। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और ये जो नजर आ रहा है आपको ये डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे फोर्स 0 है। दूसरी बात नोट करें कि जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर। अब मैं क्या करता हूं कि इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको एक्सटेंड करता हूं। ये देखो जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है। इस पोजीशन पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है 67 न्यूटन और 67 न्यूटन की रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोड्यूस हुई है और इसकी डायरेक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ है यानी कि मेन पोजीशन की तरफ है और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है यानी ये है 0.335। इस सिचुएशन में हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी और रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट। आल्सो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दिस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इस रिस्टोरिंग फोर्स को देखें इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड पे है, दोनों ऑपोजिट है टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट चूंकि है इसलिए हम माइनस साइन लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब इस सूरत में हमने इसको स्ट्रेच किया, स्टील यहाँ पे फोर्स अमल कर रही है, इसी वजह से ये इस साइड पे मूव नहीं करती। जैसे मैं इस फोर्स को कम कर देता हूँ ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाती है। अब फोर्स 0 हो गया तो इस स्प्रिंग ने अपनी पोजीशन रिगेन की है। अब अगर मैं फोर्स इस साइड पे लगा रहा हूं इसको कंप्रेस करो तो दोबारा भी इसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है, कंप्रेस हो गया है। अब यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है 50 न्यूटन्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है, मेन पोजीशन की तरफ है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों ऑपोजिट है टू ईच अदर।
अब अगर मैं इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को कम करो तो ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आ जाती है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। तो इस तरह इन्होंने दोबारा जो है अपनी पोजीशन गेन की है। इसको मैं 0 कर देता हूँ फोर्स को। तो कंप्रेशन के बाद दोबारा इस स्प्रिंग ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन की है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ जो है उसको हम यूं लिखते हैं मैथमेटिकली कि F is directly proportional to minus x. Restoring force is directly proportional to minus x. माइनस साइन शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं टू ईच अदर। इसको मैं इस तरह भी लिखता हूं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हुक्स लॉ है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ है। यहाँ पे के जो है इट शोज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो शो कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट। के जो है चूंकि ये इक्वल है, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करो तो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है F बाई एक्स के। तो इसी हिसाब से के की यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। थैंक यू।